नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। नर्सिंग कॉलेज अयोग्य हैं या फिर सिस्टम अयोग्य? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से संबंधित मामले में हाईकोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई हुई। नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की रिपोर्ट में 308 नर्सिंग कॉलेजों में 169 नर्सिंग कॉलेज योग्य पाए गए। वहीं 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रदेश भर के 65 नर्सिंग कॉलेज लागू मापदंडों पर फिट नहीं बैठते, इसलिए इन्हें अयोग्य करार दिया गया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में योग्य 169 नर्सिंग कॉलेजों के संचालन एवं इन कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही जांच में 74 नर्सिंग कॉलेजों में जो कमियां पाई गई, इनका अध्ययन करने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कमेटी ये देखेगी कि 74 नर्सिंग कॉलेज तय डेडलाइन में अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं या फिर नहीं। कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में उसके बाद पेश करेगी। साथ ही अगर इन 74 कॉलेजों को भी अयोग्य करार दिया जाता है तो इन कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहां शिफ्ट किया जाएगा, इस पर भी कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। तो मध्य प्रदेश की नर्सिंग घोटाले पर याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल से एनडीटीवी की संवाददाता ने बातचीत की थी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके कारण आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है हाईकोर्ट ने। लगभग 65 कॉलेजों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उस पूरे फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले सूत्रधार एडवोकेट विशाल बघेल ने एक जनहित याचिका लगाई थी। तो विशाल, ये बताइए कि आपने ये कहाँ से ये सूत्र निकाले और कैसे ये मामला शुरू हुआ? 2020 के लगभग जब कोविड का समय था, उस समय ग्वालियर में सबसे पहले कुछ बातें प्रकाश में आई थी कि जो नर्सिंग कॉलेजेस के अस्पताल हैं, वो जब सरकार उनसे बेड मांग रही थी, उनके अस्पताल में पेशेंट भेजना चाह रही थी ऐसी विकट स्थिति में, तो उन्होंने बेड देने से इनकार कर दिया था। जब ग्वालियर में सबसे पहले जांच हुई थी तो ये पता चला था कि वो कागज में थे वो अस्पताल, और उनके पास बेड ही नहीं थे, ना डॉक्टर्स थे, इसलिए वो बेड अवेलेबल नहीं करा पाए थे। यहीं से हमको ये प्रेरणा मिली कि ये पूरे मध्य प्रदेश में संभावित है कि ऐसा चल रहा होगा। फिर हमने इस मामले में आरटीआई लगाई और कॉलेजों की सूची निकाली और उनके मान्यता से संबंधित दस्तावेज निकाले। तो सर्वप्रथम हमने जब इस मामले में परीक्षण किया तो उन मध्य प्रदेश में 2020-21 में खोले गए 55 उन नर्सिंग कॉलेजों का परीक्षण किया जो ट्राइबल एरियाज में चल रहे थे और जो बहुत सारी उनका लाभ लेके, छूट का लाभ लेके चल रहे थे। लेकिन जब हम उनको पर्सनली हमारी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर्स ने विजिट किया तो हमने पाया कि एक एक दो दो कमरों में थे, या कहीं पर तो सिर्फ बोर्ड बस था, या कहीं स्कूल में बोर्ड लगा दिया था, कहीं आईटीआई में बोर्ड लगा दिया था। ऐसे उदाहरणों के बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके और उनके संज्ञान में लाया था कि ये नर्सिंग कॉलेज कागजों में तो सभी संसाधन दिखाते हैं, अस्पताल दिखाते हैं, स्टाफ दिखाते हैं, लेकिन मौके पे इन पे कुछ नहीं होता है। तो इस पर हमें माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई थी कि हेल्थ सिस्टम की जो बैकबोन होती है नर्सिंग, उसको ये लोग जो है अंदर से कमजोर कर रहे हैं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो एक दिन हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। विशाल, आपने लगातार हाईकोर्ट के सामने जो तथ्य रखे हैं, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई और पहले 306 कॉलेज की हुई, उसके बाद में अन्य कॉलेजेस की भी सीबीआई इंक्वायरी हुई। उसके परिणाम स्वरूप जो सीबीआई ने पहली लिस्ट दी है उसमें 65 कॉलेजों को अयोग्य कर दिया। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि इन 65 कॉलेज के बच्चों का क्या होगा? जो माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश आया है उसके अनुसार तो 65 कॉलेज जो अयोग्य पाए गए हैं, उन्होंने तो जिस दिन वो उनको मान्यता मिली थी उस दिन अपने आप को सही होना बताया था। उन्होंने उस दिन सरकार के इंस्पेक्टर्स ने उनको सही होना बताया था, किंतु आज सीबीआई ने उनकी पोल खोली है और बताया कि इनके पास तो कभी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल या फिर जो रिक्विजिट थिंग्स थी वो थी ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो चीज़ कभी थी ही नहीं उसको कागजों में दिखाया जा रहा था। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि जिनके पास लैब नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, टीचिंग स्टाफ नहीं था, कॉलेज भी नहीं था इवन, तो उन्होंने क्या शिक्षा दी होगी, या जिन बच्चों ने वहां प्रवेश लिया होगा उन्होंने क्या शिक्षा ली होगी। और इन बच्चों को तो उन कॉलेजेस के अगेंस्ट में भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने उनके भविष्य के साथ खेला। क्योंकि शिक्षा को, यदि नर्सिंग शिक्षा को, हेल्थ शिक्षा को अगर कमजोर करने के लिए ऐसी चीजों को आगे कंटिन्यू करने दिया गया या इन्हें दंडित नहीं किया गया तो ये एक दिन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को ही भंग कर देंगी। फिर उस समय भी हमें ऐसे ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आज कोर्ट ले रहा है। विशाल, मामला ये है कि बहुत सारे बच्चे बहुत कमजोर परिवार के होते हैं, जिनके माँ बाप स्वयं भी नहीं जानते कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है।
आज उनके सामने 4 साल का बैकलॉग है और अब उन्हें पास करने में 2 साल और लगेंगे। यदि जिन कॉलेजेस में अनुमति मिल जाएगी तो 6 वर्ष उनके हो गए। और वो बच्चे जिनके कॉलेजों को अमान्य कर दिया गया है उनके सामने तो पूरा अंधकार है। क्या कह रहा है माननीय हाईकोर्ट? माननीय उच्च न्यायालय ने एक बात स्पष्ट की है कि इस मामले में छात्रों के ब्लैंकेट के आधार पर गलत चीजों को, गैर कानूनी चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व फैसलों का भी उसमें उल्लेख किया है और ये बताया है, स्पष्ट किया है कि कभी ना कभी तो ये चीज रोकनी पड़ेगी। वो तो जिस दिन भी इस मामले में कड़े कदम कोई उठाएगा उस दिन बच्चों की बात जरूर आएगी। उन पूरे 65 कॉलेजेस जो अयोग्य हैं उनके बच्चों से हमारी पूरी सिंपैथी और संवेदनाएं हैं। क्या और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अवनीश सिंह बुंदेला है प्रवक्ता कांग्रेस से, और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। पहला सवाल प्रेम व्यास जी आप ही से। सबसे पहले आप सभी का स्वागत भी करती हूँ एनडीटीवी के इस मंच पर। आपसे सवाल प्रेम व्यास जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया और इतने नर्सिंग कॉलेजों को अयोग्य करार दिया गया, अब इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का क्या भविष्य है? देखिए ज्योति जी, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें हेल्थ सेक्टर्स को कैसे हम परिवर्तित कर रहे हैं, कैसे उसमें आदिवासी अंचलों में शिक्षा और चिकित्सा को पहुंचाए, उसके लिए एक व्यापक कदम उठाया गया था। निश्चित तौर पर जिन इंस्पेक्टर्स ने उन कॉलेज का भौतिक सत्यापन करा था उन पर कार्रवाई हुई है, और जो हमारी मंशा थी कि हम आदिवासी और गरीब अंचलों में शिक्षा और चिकित्सा को पहुंचाए, उस पर जिसने भी कुठाराघात किया है वे किसी भी स्तर का हो, उस पर कार्रवाई होगी और पूर्व से होती आ रही है। मैं थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगा। 2021 और 22 में कोविड काल के बाद में जैसे ही संज्ञान में आया था उसी समय एमपी एनआरसी ने डिसीजन लिया था और लगभग 93 निजी कॉलेज की मान्यता उस समय रद्द कर दी थी। उसके अगेंस्ट में वे सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिला था, लेकिन उसमें से लगभग 80 कॉलेज को पुनः अस्थायी मान्यता दी गई थी इन शर्तों पर कि वे अपने दस्तावेज, संस्थानों का मैप, प्रयोगशाला इत्यादि समय पर प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में सितंबर 2022 को जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत करे थे उसकी स्क्रूटनी की गई और उसमें से 80 कॉलेजों को उसमें अस्थायी रूप से उस समय मान्यता दी गई। जब कार्रवाई हो रही थी निरंतरता के साथ में हमारी जांच प्रक्रिया सापेक्ष में साथ में चल रही थी। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों को वहां पाया था जो माइग्रेटेड फैकल्टी थी। ऐसे लगभग 2500 माइग्रेटेड फैकल्टी जो अपात्र थे, दूसरे राज्यों से आए थे, उन पर कार्रवाई की गई, उनको 2 नर्सिंग कॉलेज पे स्वयं एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद में 1 अगस्त 2023 को नर्सिंग कॉलेज के जो पूर्व रजिस्ट्रार थे सुनीता सीजू, उन पर आरोप पत्र दायर किया गया। उनको नई रजिस्ट्रार जो उनकी जगह आई थी और जिनने जांच में सहयोग नहीं दिया था, पीटर मैम, उनको हटा। इंस्पेक्टर जिन्होंने सत्यापन करा था, भौतिक सत्यापन, गलत रिपोर्ट पेश करी थी, उनको हटा। और दूसरी चीज मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस दौरान जांच चल रही थी उस दौरान चूंकि बाहर के राज्य के भी कुछ प्रोफेसर इसमें संलिप्त पाए गए थे, इसलिए सीबीआई जांच के लिए सहमति जताई गई थी। तो जबलपुर में शिफ्ट होने के पूर्व में हमने सीबीआई जांच के लिए भी सहमति जताई थी। और उसके अलावा भी जो डॉक्टर योगेश शर्मा जी थे, वो जांच में ऐसा लगा था कि वो पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे, तो उनकी जगह आईएएस सिराली जैन मैम, उनको भी हमने जांच में सहयोग के रूप में साथ में रखा था। और उसी का प्रयास हुआ कि इतनी कार्रवाई एक साथ हुई। निश्चित तौर पे बच्चों का भविष्य, हमने पूर्व में भी जैसे कुछ मेडिकल कॉलेज पर जब कार्रवाई हुई थी तो बच्चों को अन्यत्र कॉलेज में शिफ्ट करने का प्रयास करा था। और यहाँ पर रिटायर्ड जज की जो अध्यक्षता में 74 नर्सिंग कॉलेजों में जो जांच हुई है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद स्टूडेंट शिफ्टेज को लेके यथासंभव मदद जो भी राज्य शासन या चिकित्सा विभाग कर पाएगा निश्चित रूप से उसमें करेगा। प्रेम व्यास जी, अब तो आप तमाम बातें कर रहे हैं कि ये किया, वो किया, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब वक्त पर चेतना चाहिए था, आखिर शुरुआत ही कैसे हुई, उनको लाइसेंस ही कैसे मिला, उनको पास ही किस तरीके से किया गया? लापरवाही तो निचले स्तर पर हुई और ऊपर तक तमाम तरीके से नियमों की अनदेखी होती रही और ऐसे कॉलेज धड़ल्ले से चलते रहे। वो छात्र जो पैसे देकर एडमिशन लेकर पढ़े हैं, जो पढ़कर पास होकर बाहर निकल गए हैं, अब उनकी योग्यता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं जब ऐसे कॉलेजेस से पास आउट है।
देखिए ज्योति जी, लगभग 700 कॉलेज है मध्य प्रदेश में, जिसमें से कुछ कॉलेज बेस्ट कॉलेज की श्रेणी में भी आते हैं। हम जब भी हेल्थ सेक्टर्स में कार्य करते हैं, चाहे वो आदिवासी अंचलों के लिए हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लिए हो, तब निश्चित तौर पे चुनौती के रूप में ऐसी चीजें सामने आती है। अब आप ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई, कठोर दंडात्मक प्रक्रियाएं अपनाते हैं। दूसरा, हेल्थ पॉलिसीज में चेंजेस, तो हमने वो भी कर दिया है। अब अगर 5 साल के लिए कोई भी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज अगर खुलता है, तो 25 लाख रुपए की धनराशि उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के तौर पे रखाई जाएगी। प्रेम व्यास जी, अब ये जो होगा वो बात की बात है। जब कदम उठाना चाहिए था, जब आपको सख्ती दिखानी चाहिए थी, तब तो कुछ नहीं हुआ, जिसका खामियाजा आप स्टूडेंट्स आगे भुगतेंगे। आप क्या कहेंगे डॉक्टर अवनीश जी इस पर? अवनीश जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, जब ये विषय आया था, जब ये घोटाला उजागर हुआ था, नर्सिंग घोटाला, तो इस बात को करीब 10 महीने हो चुके हैं और हम लोगों ने तभी इस बात में कहा था। और खास बात ये है कि इसमें जो उस समय के मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनकी पूरी तरह से संलिप्तता पाई गई थी। और हम लोगों ने बरोबर मांग भी की, प्रदर्शन भी किया, हमने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमलनाथ जी ने खुद इस पर बयान जारी किए, लेकिन कहीं इस पर सुनवाई नहीं हुई। और आज कम से कम लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है। और मध्य प्रदेश में आप देखें, मोस्टली नर्सिंग कॉलेज की हकीकत आप देखें, एक 4 कमरे में नर्सिंग कॉलेज खुल जाता है और किसी नर्सिंग हॉस्पिटल से या किसी जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहते हैं, उनके साथ वहां ट्रेनिंग होती रहती है। वो दिखा दिया, मतलब अगर आप देखें प्राइवेट कॉलेज का गठजोड़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का गठजोड़ और जो कुछ और जो नर्सिंग कॉलेज का गठजोड़ मिलाकर आज मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा, कहूंगा कि संगठित घोटाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात, दांव पर लगाया गया है लाखों बच्चों का, लाखों छात्रों का भविष्य, जो पूरे देश से दूर दूर से मध्य प्रदेश में नर्सिंग का डिप्लोमा, नर्सिंग का कोर्स करने आते हैं। और आज उसकी परिणति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखें, शिक्षा के मामले में सबसे बर्बाद करने का अगर श्रेय है तो 18 साल में शिवराज सरकार को है। आप देखें, शिक्षा के बाद कहीं कोई रोजगार की बात नहीं है। शिक्षा विभाग की मैं अगर बात कर लूं तो 1.25 लाख पद खाली हैं। अगर मैं गृह विभाग की बात कर लूं 1 लाख पद खाली हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो उसमें 1 लाख पद खाली, 30,000 बैकलॉग के पद खाली हैं। लेकिन कहीं इनके कान पर जू नहीं रहे, क्योंकि ये रोजगार विरोधी सरकार है। शिवराज जी खुद 4 जुलाई 2023 को वादा करके गए थे कि आज से मैं संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं। आज भी बेचारे वो 2.5 लाख संविदा कर्मी मारे मारे घूम रहे। यही हालत कमोवेश उन बेचारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स की है कि कई सारे कॉलेजों की तो मान्यता नहीं है, एक मान्यता पर 3-3 कॉलेज चल रहे हैं। यही तो बात हम लोग उठा रहे थे, यही तो घोटाला है। लेकिन कहीं इस पर हम बार बार मांग करते कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इसमें ढंग से, लेकिन कहीं इसमें जांच नहीं हुई। और आज स्थिति यह है कि हम आपको बैठ के यहाँ चर्चा करना पड़ रही है। अब इन्होंने एक आयोग बनाया है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पटवारी भर्ती घोटाले में खुद इनके विधायक संजीव कुशवाहा का नाम आता है, उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और अगर आप देखें उसके बाद आप टिकट काटना नहीं देने का अलग विषय, लेकिन ये बताइए जितने घोटाले होते हैं वर्तमान में वो अधिकतर या तो शिक्षा विभाग से जुड़े होते हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होते हैं, किसानों से जुड़े होते हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े होते हैं। मतलब अगर आप देखें किसी सरकार का 40 से 50% बजट इन्हीं 5 क्षेत्रों में आता है, तो फिर बचता क्या है? ये बताता है कि ये भाजपा की सरकार निरंतर भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार है। और नर्सिंग कॉलेजों में भी उसने ये किया। 169 तो आप लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं लगभग 90% नर्सिंग कॉलेजों में आप देखेंगे किसी ना किसी मापदंड पर उनमें कमियां हैं। लेकिन कहीं शिवराज सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, क्योंकि वो हमेशा अपने इवेंटों में मसरूफ ज्यादा रहते हैं। और अब नई सरकार आई है, मोहन यादव की सरकार। प्रेम जी क्या कहेंगे इस पर? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा बीजेपी का झंडा बुलंद रहता है, लेकिन जब आपकी ही सरकार रहते हुए इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, अधिकारियों को कहीं ना कहीं संरक्षण है, क्योंकि उनमें इस बात का डर और खौफ था ही नहीं, जिसके चलते उन्होंने लाइसेंस इतने धड़ल्ले से इन कॉलेजेस को दिए। तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए लाइसेंस इन कॉलेजों को एक तरीके से बांटे गए। देखिए ज्योति जी, मेरे सम्माननीय मित्र जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रही है। धीरे धीरे मित्र और उनारी आपातकाल पर क्यों सारी, थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा सीबीआई की चार्जशीट में किस किस के नाम आते हैं। दूसरा, ये कॉलेज खुले हमारे समय तो, और हमने ही जांच करके जो लोग दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं हुआ है कि सत्ता परिवर्तन के बाद में कांग्रेस आई और कांग्रेस ने इन पर कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इन्होंने रोजगार की बात करी। 2003 में 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को एक दिन
में निकाल दिया गया था। शिक्षा का स्तर यह था कि तबेलों में बैठकर विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे, वहीं आज स्थिति विपरीत है। प्रेम जी, अभी सिर्फ नर्सिंग कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, उनमें पढ़ने वाले छात्रों की अभी हम बात कर रहे हैं केवल। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जी भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने छात्रों से बात की, जिन्होंने उन छात्रों से बात की और उन छात्रों ने बताया कि कितनी परेशानी में अब वो हैं जब इस तरीके से उनके कॉलेज उस लिस्ट में आ गए हैं जो कॉलेज योग्य ही नहीं है। संजीव जी। बिल्कुल ज्योति, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दोनों ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया है वो या तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है या कांग्रेस ने किया है, लेकिन जो अगर वास्तविकता पे की बात की जाए, मैं लगभग 6 महीने से इस खबर को लगातार कवर कर रहा हूँ और आज मेरी बहुत सारे बच्चों से भी बात हुई इन कॉलेजेस के जो अब बहुत परेशान है। देखिए, इस घोटाले को किसी ने ओपन नहीं किया, कोई पार्टी इसमें नहीं थी और ना अभी तक किसी भी दल या पार्टी ने उन बच्चों का साथ दिया है, ना उनके समर्थन में आए। ये घोटाला तो हाई कोर्ट ने घोषित निकाला है, एक जनहित याचिका से ये घोटाला सामने आया है। कहीं से भी कोई भी पार्टी इसके लिए अपना अगर पीठ थपथपाए कि ये उसका किया हुआ काम था तो ये नहीं है। हाई कोर्ट में विशाल बघेल की एक याचिका लगी थी, वो धीरे धीरे बढ़ते इस जगह पहुंच गई कि मध्य प्रदेश के सभी 600 कॉलेजों को सीबीआई इंक्वायरी करनी पड़ी। तो इस तरह से ये मामला शुरू हुआ। अब जो हमारा आज का मूल मुद्दा है वो ये है कि जिन कॉलेजेस को अयोग्य घोषित किया गया है सीबीआई ने, वो पहली लिस्ट में है। मतलब अभी सिर्फ 306 कॉलेजेस की जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें से ये कॉलेज जो अयोग्य घोषित किए गए हैं, इन विद्यार्थियों का क्या होगा? क्योंकि माननीय हाई कोर्ट में जब आज गवर्नमेंट एडवोकेट ने बात रखी तो हाई कोर्ट का रुख कुछ इस तरह से था कि जब आप किसी भी जगह एडमिशन लेते हैं, आपके बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो निसंदेह आप देखकर एडमिशन लेते हैं और ये मामला स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो आज जब एडवोकेट से भी बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने यही बताया कि ये मामला स्वास्थ्य से जुड़ा है। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा दोनों प्रवक्ताओं से, यदि आपका कोई परिचित किसी हॉस्पिटल में है और आपको ये पता चले कि जो पूरे दिन 12 घंटे से आपकी सेवा करने वाला नर्सिंग स्टाफ है ये उस कॉलेज से पढ़ा है जो कॉलेज कभी था ही नहीं, मतलब इसको कुछ नहीं आता, लेकिन ये आपकी सेवा कर रहा है, तो आपके ऊपर क्या होगा? बस यही विचार रखा गया है आज कि जो विद्यार्थी उन कॉलेजों से पढ़कर आए हैं जो कभी थे ही नहीं। एक कुछ चित्र भी मैंने प्रेषित किए थे कि उन कॉलेजेस में कभी ना तो पढ़ाई हुई है, सिर्फ बोर्ड लगे थे, एडमिशन हो गए, उनके स्कॉलरशिप आ गई और बच्चे कई सारे बैच पढ़ के निकल गए। इस पर अब रोक लगाई गई है। तो जो बच्चे 4 साल से पढ़ रहे हैं उनका आज तक एग्जाम नहीं हुआ। जब एग्जाम नहीं हुआ तो उन्हें 4 साल बाद भी कोई अभी तक डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब उन बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी परेशानी है कि 4 साल उन्होंने फीस दे दी, वो पढ़ के आ गए, बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं, अब वो क्या करें? उन्हें अपने वापस सवाल यही है, हम चाहेंगे क्योंकि आप जैसे कि कह भी रहे हैं कि आप 6-7 महीने से इस स्टोरी पर लगे हुए हैं, तमाम जो वर्ग से जुड़े हुए उनसे बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं। आप ही पूछे डॉक्टर प्रेम व्यास जो कि कह रहे हैं लगातार कि हमारी ठीक है, हमारी सरकार में वो कॉलेज बने, अब हम ही ने जांच में बिठाई और हम ही जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेंगे। पूछिए, हम चाहेंगे आप सवाल पूछे उनसे। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोर्ट ने उसमें निर्णय लिया, कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की है, जब सत्ताधारी दल कहां था? जब वो छात्र 1 लाख छात्र सड़कों पे मध्य प्रदेश के घूम रहे थे, जिनके ऊपर वाटर कैनिंग की जा रही थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, जब सत्ताधारी दल कहां था? देखिए, मुझे लगता है जैसी जांच पूरा संवाद उजागर हुआ है, 21-22 की बात है शायद ये, उस समय एमपी एनआरसी ने 93 निजी कॉलेजेस पर मान्यता रद्द करी थी उसी समय पर। यह 21 और 22 के मध्य की बात है। कोर्ट में जब ग्वालियर कोर्ट में केस गया था, तुरंत यहां पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद में जब दूसरी कार्रवाई हुई वो सितंबर 2022 में हुई, जब स्क्रूटनी के पश्चात उन्होंने 80 कॉलेजेस को मान्यता अस्थायी रूप से दी ताकि बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो, और उसी समय संस्थानों की सूची का प्रकाशन करने का कार्य किया था।
कि इन संस्थानों में किसी भी तरह से बच्चे एडमिशन ना लें, और उसी समय केवाईसी भी लागू किया गया था। मतलब निश्चित तौर पर जांच के जो पैमाने थे, और उसी के बाद राज्य सरकार ने पकड़े लगभग 2500 माइग्रेटेड फैकल्टीज उस समय पकड़ाए थे, और 2 नर्सिंग कॉलेज पर 2023 के पूर्व में, मतलब कोर्ट के फैसला आने के पूर्व में ही एफआईआर दर्ज की करवाई जा चुकी थी। तो मुझे लगता है जितनी संवेदनशीलता के साथ में राज्य सरकार और कोर्ट में जब इस बात की सहमति हुई, तो राज्य सरकार ने सहमति जताई है कि हाँ, सीबीआई की जांच इसमें हो सकती है। जब जबलपुर शिफ्ट हुआ था उसके पहले ही ग्वालियर हाई कोर्ट में सीबीआई द्वारा जांच जब हुई थी, तो उसमें राज्य सरकार ने सहमति दी थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगी, और आगे आने वाले समय में जो हमने कठोरता से हम भी कार्रवाई कर रहे हैं और कोर्ट के निर्देशन पे भी हो रही है, तो दोनों तरफ से जब कार्रवाई होगी तो आगे आने वाले भविष्य में इस तरह के अपराध मुझे नहीं लगता कहीं पुनरावृत्ति के चांसेस होंगे। संजीव जी, तो दावे प्रेम व्यास जी कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उन दावों से? मैं एक और प्रश्न प्रेम व्यास जी से पूछना चाहता हूं। प्रेम व्यास जी, लगातार अभी जब घोटाला हुआ उसके पहले भी वो कॉलेज चल रहे थे जिससे बच्चे पढ़कर चले गए और कॉलेज थे ही नहीं। उसके बाद भी अभी तक जिन लोगों ने लगातार इन कॉलेजेस को मान्यता दी है, उन अधिकारियों पर सिवा स्थानांतरण के कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कोई जेल गया जिन्होंने प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, या उन लोगों को कोई सबक दिया आपने जिन्होंने जानबूझकर ऐसे कॉलेजेस को मान्यता दी और यहां तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन करके मान्यता दी है? प्रेम व्यास जी, बिल्कुल तो आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं लगातार, आपकी सरकार में तमाम एक्शन सख्त लिए जा रहे हैं, लेकिन संजीव जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या हुआ अब तक? कोई जेल गया? किसी के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया गया? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जिन इंस्पेक्टर्स ने उस समय उनको भौतिक सत्यापन किया था, उन इंस्पेक्टर्स पे तुरंत कार्रवाई की, उनको हटा दिया, उनको कारण बताओ नोटिस के साथ में कोर्ट के द्वारा भी नोटिस प्रदत्त किया गया। और उसके बाद में ही मैंने जो पूर्व बताया कि जो चीफ थी उन दोनों को भी हटाया गया, और उसके बाद में आईएएस ऑफिसर तक इसमें अगर ऐसा लगा था कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो निश्चिंतता के साथ में सरकार अपना कार्य कर रही। और लेकिन अगर आप बताइए, आपने किस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ? आप बता रहे हैं कि उसको हटाया गया, किस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ? देखिए, मैंने 2 नाम आपको बताए थे, जो कुछ इंस्पेक्टर्स थे जिनके नाम मुझे अवगत कर दूंगा मैं। सुनीता सीजू, जो उस समय पूर्व रजिस्ट्रार थी, उनको हटाया, आरोप पत्र भी दाखिल किया। उसके बाद जो नई रजिस्ट्रार आई थी पीटर मैम, उनको भी तुरंत हटाया गया, और उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए आईएएस ऑफिसर्स रखे गए ताकि कहीं भी किसी तरह का नीतिगत निर्णय लेने में समस्या ना आए। अवनीश जी, आप अब आवाज उठा रहे हैं, आप पहले विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाते तो शायद इनके खिलाफ लगाम लगती, नकेल कसती, ऐसी जो तमाम कॉलेज इतनी ज्यादा संख्या में पनप गए। अब आप आवाज उठा रहे हैं, जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ज्योति जी, हम अभी नहीं उठा रहे, हम पिछले 1.5 साल से आवाज उठा रहे हैं, और मैं आदरणीय संजीव चौधरी जी का अभिनंदन करूंगा, उन्होंने बड़े वाजिब सवाल उठाए इसमें। और ये जो मेरे मित्र प्रेम व्यास जी कह रहे हैं, देखिए कार्रवाई नहीं होती कि एक अधिकारी का आपने ट्रांसफर कर, कार्रवाई नहीं होती, आपने जगह उठा के जगह उठा दिया। सबसे बड़ी बात है कि जब से नर्सिंग कॉलेज का जाल शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में प्राइवेट का, जो उसमें पूरी तरह से भाजपा सरकार के आप देखेंगे उसमें कई सारे नेता मंत्री विधायकों के 4-4 कॉलेज, 2-2 कॉलेज हैं सभी के। ये इसको एक बहुत बड़ा व्यापार बना है, वही कारण है कि जो आज की स्थिति हो। सबसे बड़ी बात आप देखें इसमें, जो अभी चौधरी साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं निकल रहे हैं। जो लोग हैं उनकी अटेंडेंस भर जाती है, अटेंडेंस फुलफिल हो जाती, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। कल को जब वो डिग्री लेकर किसी अस्पताल में जाएंगे, काम करेंगे, हकीकत बात है वो अच्छी हॉस्पिटलिटी, अच्छे से मरीजों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं जिस तरह से प्रेम व्यास जी इसको पेश कर रहे हैं। ये हकीकत में बहुत घात, क्योंकि डॉक्टर इंस्पेक्शन के लिए 24 घंटे में 1 बार आता है, 2 बार आता है, उसके बाद जो मरीज 24 घंटे जिसकी देखरेख में रहता है वो होती है नर्स, वो होते बिल्कुल। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, और जिन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, वो छात्र जब आगे सेवाएं देंगे, तो जिन्हें सेवाएं देंगे कहीं ना कहीं उनके लिए भी उनके भविष्य, उनके साथ भी एक तरीके से खिलवाड़ होगा कि जिस तरीके से अनट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ उन्हें जो सेवाएं देगा वो कितनी बेहतर होंगी, ये तो सोचने समझने वाली बात है ही। खैर, शुक्रिया संजीव जी आपका हमसे बातचीत के लिए, हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अवनीश जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर प्रेम व्यास आपका शुक्रिया।